कोई भी आत्मा जो आपके जीवन में पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत कोई भी रोल प्ले कर रही है, उसका आपके लाइफ लेसन से कुछ ना कुछ लेना देना ज़रूर है। वो स्थिति जो आपकी लाइफ में आई, जो पॉजिटिव थी या पॉजिटिव के विपरीत थी, जो भी थी, वो आपके किसी न किसी गुण या किसी न किसी अवगुण की वजह से आपकी लाइफ में आई है। और उसका ये प्रकृति इस तरीके से परिस्थितियों का निर्माण करती है कि वो परिस्थिति जो आपका अवगुण है उसे समाप्त करके आपको आपके लाइफ लेसन तक ले जाने की वजह बन जाए। अब जब ये बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो आपके लाइफ लेसन तक ले जाने की वजह है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि जो व्यक्ति हमारे प्रति कुछ गलत कर्म कर रहा है, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको धन की हानि पहुंचाई, उसने आपके धन की चोरी करी, तो अब क्या कहा जाएगा? क्या ये कहा जाएगा कि वो जो उसने धन की चोरी करी क्योंकि आप में ही कुछ कमज़ोरी थी, आपका एक लाइफ लेसन था धन के प्रति, कुछ आपके मन में धन का ज़्यादा स्टोर करके रखना, उसका सही इस्तेमाल ना करना, या धन के प्रति गहरा आकर्षण, कुछ रीज़न था जिसकी वजह से उस आत्मा ने आपके इस अवगुण को समाप्त करने के लिए ये जिम्मेवारी ली कि अब वो आपकी लाइफ से धन को एग्जिट करेगी, जो आपको आपके लाइफ लेसन तक ले जाने की वजह बनेगी। अब जब ये बात कही जाएगी ना, तो बिल्कुल सिरे से ही समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम फिर किसे दोषी माने? क्या वो व्यक्ति जो गलत कर्म कर रहा है वो भी निर्दोष की कैटेगरी में है? क्यों? क्योंकि उसको तो ये भार सौंपा गया है ना कि आपका लाइफ लेसन जो है वो उसने उसको सिखाने में मददगार बनना है, तो वो भी निर्दोष हुआ। इसका मतलब उसने जो गलत कर्म किया उसके लिए वो भी कसूरवार नहीं है। क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति को माफ़ करना है उसके गलत कर्म के लिए, ये शिक्षा तो हमें दी जाती है ना, हमें अध्यात्म में सिखाया जाता है ना कि माफ़ी बहुत बड़ा गुण है। तो एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें हमें ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है वो आपके लाइफ लेसन का हिस्सा है और आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो ये हमें बिल्कुल सिरे से ही समझ नहीं आती। यहाँ पर हमें कुछ बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। पहली बात ये कि कोई व्यक्ति जो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करने की वजह बन रहा है, ये प्रकृति उन सिचुएशंस को इस तरह से मोल्ड करेगी, आपके मन में इस तरह की जो गांठें हैं उन्हें सुलझाएगी, आपको इस तरह से उस दिशा में लेकर जाएगी कि आप अपने लाइफ लेसन के करीब पहुँचे। उन परिस्थितियों को इस तरीके से मोल्ड करना कि वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाए, ये कार्य ये प्रकृति करेगी। लेकिन वो व्यक्ति जो गलत कर्म कर रहा है उसका क्या रोल है? क्या वो माफ़ी की कैटेगरी में आता है? क्या उसे ये कहकर दरकिनार कर देना चाहिए कि उसका तो रोल ही था हमें कुछ सिखाना? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात सही है कि वो व्यक्ति निमित्त बना है आपको आपके अवगुण से परिचित करा के आपको आपके लाइफ लेसन तक ले जाने का, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने गलत संस्कारों की वजह से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ हो गया और अपने लिए एक गलत कार्मिक अकाउंट का उसने निर्माण कर लिया। एक कहावत है ना, किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, बस प्रकृति ने यही कर दिया। गलती से वो कंधा उस चोर का था जो कि नहीं होना चाहिए था। उस चोर ने अपना कंधा इस प्रकृति को खुद प्रोवाइड करा दिया। अगर उस चोर के अंदर जो एक नेगेटिव संस्कार था चोरी करने का, जिसकी वजह से उसने आपको धन की हानि पहुंचाई, जिसकी वजह से आपके अंदर जो धन को बहुत ज़्यादा समेटने का, धन के बहुत ज़्यादा लालच का, या धन को सही तरीके से सही जगह पे इन्वेस्ट ना करके भी बचा बचा के रखने का एक नेचर था, आपको झकझोर दिया इस प्रकृति ने और आप अपने उस अवगुण से बाहर निकल आए और आपने सीखा कि नहीं, धन सिर्फ समेट समेट के रखने के लिए नहीं है, उसका सही यूटिलाइज होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप तो अपने लाइफ लेसन के करीब पहुंच गए, लेकिन वो चोर, उस चोर ने तो गलत कर्म करके अपना एक कार्मिक अकाउंट तैयार कर लिया ना। अब उसका क्या? वो चोर जो कई जन्मों से अपने अंदर चोरी करने का एक गलत संस्कार डेवलप करता आया होगा, वो चोर जिस समय ऐसी परिस्थितियां बनी उस समय उसका वो संस्कार ट्रिगर हुआ और उसने
आपको धन की हानि पहुंचा दी। हकीकत में यहाँ पर सिर्फ आप निमित्त वजह नहीं थे सीखने के, उसको भी कुछ सीखना था। अगर वो अपना संस्कार ट्रिगर ना होने देता, चोरी करने का संस्कार, हो सकता है उसका लाइफ लेसन हो कि वो अपने चोरी करने के संस्कार पर काबू पाए। वो उसने अगर ट्रिगर ना होने दिया होता और उसने आपकी चोरी नहीं की होती, आपके धन की हानि आपको नहीं पहुंचाई होती, तो वो ना सिर्फ अपना एक संस्कार उसको फीका करता, उसको कमज़ोर करता और सही ट्रैक पर आता, एक पॉजिटिव संस्कार का निर्माण करने में सफल हो पाता, बल्कि साथ ही साथ जो आपके साथ उसने गलत कार्मिक अकाउंट खोल लिया है वो ना खोलता। इस तरीके से एक गलत कर्म करने से वो चोर बच सकता था। लेकिन जब इस प्रकृति ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया उसके सामने, तो उसका संस्कार ट्रिगर हुआ और उसने चोरी करी। वो आपके लिए तो बेनिफिशियल रही क्योंकि आपको ये प्रकृति आपके लाइफ लेसन तक ले जा रही है, लेकिन अगर वो चोरी ना भी करता तो भी ये प्रकृति इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर देती कि वो आपको आपके लाइफ लेसन के नज़दीक ले जाती। उस कार्य को करने के लिए उस चोर को किसी गलत कर्म को करने की आवश्यकता नहीं थी। ये कार्य ये प्रकृति बड़ी आसानी से किसी और तरीके से भी कर सकती थी जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का गलत कार्मिक अकाउंट नहीं बनता। लेकिन हम लोग सब एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, एक का असर दूसरे पे। जैसे अनीता मुरजानी ने कहा था ना कि ऐसे गुथे हुए हैं जैसे कपड़ा होता है ना, कपड़े में एक एक धागा जुड़ा हुआ होता है, एक धागा निकाल दो तो आसपास के 10 धागे अपने आप ढीले हो जाते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ आत्माएं ऐसे कनेक्टेड हैं कि उस व्यक्ति का चोरी का संस्कार ट्रिगर होना भी आपको आपके लाइफ लेसन तक ले जाने की वजह बन गया। लेकिन अगर उसका ये संस्कार ट्रिगर ना होता तो भी ये प्रकृति आपको आपके लाइफ लेसन तक ले जाती। परिस्थितियाँ आपके लिए तो भी वैसी ही होती। आपके मन में जो कुछ चला जिसकी वजह से गांठें खुली, वो परिस्थितियाँ फिर भी वैसे ही बनती और आप अपने लाइफ लेसन के नज़दीक जाते। और साथ ही साथ वो अगर अपने संस्कार पर काबू पा पाता तो उसका भी गलत संस्कार का निर्माण नहीं होता। यही वजह है कि मैंने एक बात अक्सर कही है कि जो भी लोग गलत कर्म करते हैं वो लोग अपने गलत कर्मों का ठीकरा अपनी किस्मत के सिर नहीं फोड़ सकते। वो ये नहीं कह सकते कि अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाई, किसी का धन लूटा, तो ये तो उसका कार्मिक अकाउंट था, मैं तो निमित्त बना। जी नहीं, आप निमित्त नहीं बने। आपने अपने गलत संस्कार को और पक्का किया, आपने एक गलत कार्मिक अकाउंट खोल लिया। वो व्यक्ति तो वैसे भी अपना लेसन सीखता ही। ये प्रकृति अपने आप उन परिस्थितियों का निर्माण करती, आपको गलत कर्म करने की आवश्यकता नहीं थी। और यहाँ पर अगर एक व्यक्ति अपने लाइफ लेसन के करीब जाने की वजह बना है तो वो चोर अपने लाइफ लेसन से दूर जाने की वजह भी बना है, क्योंकि उसने अपने गलत संस्कार पर काबू नहीं पाया। हम देखते हैं ना, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। आप कोई भी काम करने चलिए, कोई भी काम शुरुआत में वो बड़ा मुश्किल होता है, करते 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 वो ईजी हो जाता है। बिगिनिंग हर चीज़ की मुश्किल है। चोर के लिए अपने चोरी करने के संस्कार पर काबू पाना मुश्किल था, लेकिन अगर उसने ये काम कर दिया होता तो वो अपने एक गलत संस्कार को मिटाने में, उसको फीका करने में सफल हो जाता। और आगे जैसे जैसे उसने 2, 4, 5 बार अपने इस चोरी करने के संस्कार को हवा ना दी होती, उसको दोहराया ना होता, तो वो फीका पड़ते 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 ख़त्म हो जाता। और उसकी वजह से जो गलत कार्मिक अकाउंट बनने हैं वो भी ख़त्म हो जाते और वो चोर भी अपने लाइफ लेसन के नज़दीक पहुंच जाता। इसलिए अपने किसी भी गलत कर्म का ठीकरा किस्मत के सिर मत फोड़िए, उसकी जिम्मेवारी खुद लीजिए। और माफ़ी को भी यहाँ हम बहुत गलत अर्थों में ले लेते हैं। माफ़ी का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि एक व्यक्ति आपके साथ कुछ गलत करता जाता है, दोहराता जाता है और आप उसको बार बार माफ़ करते जाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक तरह से आपका डर है, आपकी कमज़ोरी है, आपकी ताकत नहीं है। ताकत तो वो तब बनती जब आप मन में उसके लिए कोई गांठ नहीं रख रहे हैं। उस व्यक्ति ने जो गलत कर्म किया है उसके लिए उसे दिल से माफ़ कर रहे हैं। दिल से माफ़ करने का मतलब क्या है? दिल से माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि अब उस व्यक्ति के सामने वो जो कल गलत कर्म कर रहा है उसका अंजाम नहीं आएगा। नहीं, वो तो आएगा। दिल से माफ़ कर देने का मतलब ये है कि आपके मन में एक गलत गांठ नहीं पड़ेगी। आप जो उसे माफ़ ना करने की वजह से दुखी होते, आप दुखी नहीं होंगे। उसको माफ़ कर देने की वजह से उस गलत परिस्थितियों में जो दर्द क्रिएट होना था वो दर्द आपके अंदर क्रिएट नहीं होगा। उस व्यक्ति के साथ एक गलत अकाउंट जो आपका बन सकता है अगर आप उसे माफ़ी नहीं देते तो वो नहीं बनेगा। यानी माफ़ कर देने का सारा बेनिफिट आपको है, उसको नहीं है। उसको क्यों नहीं है?
क्योंकि ये प्रकृति हर कर्म का लेखा जोखा तो करती ही है ना। आपने बेशक उसे माफ कर दिया, लेकिन उसके सामने लेखा जोखा तो आएगा ही ना। आपके माफ कर देने से आप हल्के हुए हैं, उसका कार्मिक अकाउंट फिनिश नहीं हुआ है, उसका संस्कार खत्म नहीं हुआ है। पिछली 2 कड़ियों में मैंने रूथ के केस का जिक्र किया, जो कि एक संवेदनशील, क्रोधी और भावुक महिला है। रूथ का जो उसका कई जन्मों का, उसके अपने कई प्रियजनों के साथ एक कार्मिक अकाउंट है, जो अलग अलग रूप में एक नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप बन के उसके सामने आ रहे हैं। कई उसने जन्म लिए। एक बर्थ में जो आज की तारीख में उसका भाई है, वो पूर्व जन्म में उसके पति का रोल प्ले कर चुका है। पिछली कड़ी में हमने देखा कि उसकी सहेली जो इस बर्थ में उसकी सास का रोल प्ले कर रही है। तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे उसके वजह हैं इन लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट में आने की। पिछली 2 कड़ियों में हमने जाना कि रूथ क्यों आई, क्यों, जैसे उसकी सास उसके जीवन में आई और एक गलत रोल प्ले कर रही है, तो वो क्यों कर रही है। अब ऐसे ही आगे आने वाली कड़ियों में हम जानेंगे कि अब रूथ है, रूथ की लाइफ में जो पूर्व जन्मों के उसके कार्मिक अकाउंट रहे हैं, वो किस तरीके के रहे हैं, जिसकी वजह से आज जो आत्माएं उसके जीवन में आ रही हैं, वो किस तरीके से अलग अलग रोल प्ले कर रही हैं और क्या क्या उसे सिखाने की वजह बन रही हैं। रूथ का जो जन्मों का जो चक्र है, उसको भी एक चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगली कड़ी में रूथ का ही केस लिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया गया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में कुछ अन्य जानकारी जो तथ्यों पर आधारित है जानना चाहते हैं, तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए, जहां पर सत्य कहानियों के माध्यम से ईजी तरीके से मृत्यु के बाद की दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कोई भी आत्मा जो आप